स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल आओ मिलकर पढ़ें में। और मैं हूं आपका दोस्त मनीष। राजनीति विज्ञान की श्रृंखला हमने आरंभ की है जिसमें हम भारत के संवैधानिक विकास टॉपिक को आरंभ कर चुके हैं और आज दूसरे भाग को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बातें करते हैं। हमारे कुछ दोस्तों का कहना है कि आपके द्वारा बहुत ज़्यादा गहराई से या लंबा पढ़ाया जा रहा है। ये आर्मी, पुलिस एवं समूह गौ की परीक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। हम तो आपसे यही कहेंगे दोस्तों कि वन लाइनर पढ़ लेने से आज के दौर में परीक्षा पास करना संभव नहीं है। एक ना एक बार तो आपको संपूर्ण विषय को जानना ही होगा। सीमित साधनों के चलते वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। इसे भी जल्द से जल्द बेहतर किया जाएगा। और अगर आप वीडियो की जगह ऑडियो को ध्यान से सुनेंगे और 2-3 बार सुनेंगे तो आपको जरूर याद हो जाएगा। कल हमने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसी एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में हमने पढ़ा था कि शासन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब आगे को पढ़ते हैं। 1857 में हम सब जानते हैं कि हमारे राष्ट्र में स्वाधीनता की पहली क्रांति हुई थी, जिसके चलते अंग्रेजों को भी लगने लगा कि उन्हें शासन में कुछ ना कुछ बदलाव तो करने ही पड़ेंगे, जिसके तहत अब कंपनी का शासन हमारे राष्ट्र से समाप्त कर दिया गया और महारानी ने शासन अपने हाथों में ले लिया। इसकी घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के दरबार में की गई अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और इसी अधिनियम के चलते दोस्तों गवर्नर जनरल की जगह वायसरॉय नामक एक पद का सृजन कर दिया गया तथा एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का भी गठन किया गया, जिसका मुखिया भारत सचिव या भारत मंत्री कहलाया। ये भी व्यवस्था की गई कि ये सचिव लंदन में बैठेगा और वायसरॉय भारत के कार्यों को देखेगा। इसके बाद जो अगला अधिनियम आया 1861 का अधिनियम, इस अधिनियम में कोई विशेष बदलाव नहीं हुए और ये एग्जाम की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। इस अधिनियम की एक बात याद करने योग्य है, वो है वायसरॉय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। इसके बाद आया 1909 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। पहली बार निर्वाचन प्रणाली में सांप्रदायिकता का बीज बोया गया। दोस्तों ये सांप्रदायिकता आज भी हमारे देश के लिए घातक है। हम इस लॉकडाउन के वक्त में भी देख रहे हैं कई न्यूज चैनल जाति से जोड़कर या सांप्रदायिकता से जोड़कर हमारे देश में लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं, जो गलत है। ये बीज अभी भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं है, जिसको बोकर अंग्रेजों ने हमारे राष्ट्र में लंबा शासन किया था। निर्वाचन प्रणाली में सांप्रदायिकता की बात करें तो अंग्रेजों ने 3 बार इसे लागू किया। एक 1909 में यहाँ पर मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही गई। 1919 में 4 संप्रदायों को, पंजाब के सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, भारतीय यूरोपीय लोगों को और आंग्ल भारतीयों को भी आरक्षण देने की बात कही गई। और 1935 के अधिनियम में भी महिला, मजदूर और दलितों को आरक्षण की बात कही गई। और साथ ही साथ दोस्तों एक बात ये भी ध्यान देने योग्य है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक सलीमुल्लाह और आगा खां थे। इसकी स्थापना ढाका में हुई थी। अब पढ़ते हैं अगला अधिनियम 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ किया गया। यहाँ ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि प्रांतों में द्वैध शासन 1935 को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम में उत्तरदायी शासन देने की बात भी कही गई। अब थोड़ा उत्तरदायी शासन क्या होता है इसे जानते हैं। भारत में जन आंदोलन 1916 से आरंभ हुए थे। 1916 में होम रूल आंदोलन आरंभ हुआ था, जिसे महाराष्ट्र में तिलक ने और मद्रास में एनी बेसेंट ने चलाया था। तिलक को जब सिरोल ने अशांति का जनक कहा तो वो मानहानि का दावा करने के लिए इंग्लैंड चले गए और उनका आंदोलन
धीमा हो गया या यूं कहें कि खत्म ही हो गया। जबकि एनी बेसेंट ने मद्रास में जो आंदोलन चलाया था, उनका मॉन्टेक्यू के बीच एक समझौता हुआ। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की संसद में यह घोषणा की गई कि भारत के लोगों को उत्तरदायी शासन दिया जाएगा। ये कार्य अगले चार्टर में किया जाएगा। अब थोड़ा द्वैत शासन को समझते हैं। द्वैत शासन का अर्थ होता है केंद्र और प्रांत का अलग अलग शासन। केंद्र में जो शासन देखेगा वो देखेगा वायसरॉय, और प्रांतों में जो देखेगा वो गवर्नर। इस 1919 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और प्रांतों के बीच विषयों का बंटवारा भी कर दिया गया और लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया। लोक सेवा आयोग की बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले 1923 में लोक सेवा आयोग में सुधार के लिए एक लॉर्ड ली आयोग बनाया गया, लॉर्ड ली आयोग। बाद में केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनाया गया 1926 में, जिसे सीपीएससी कहा गया, और 1935 में फेडरल पीसीएस कहा गया, और 1950 में इसे यूपीएससी कर दिया गया। और साथ ही साथ 1919 के अधिनियम में एक और बात कही गई कि 10 साल बाद एक समिति भारत में आएगी जो देखेगी कि कैसे आगे शासन चलाना है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि 1919 में यदि 10 जोड़ा जाए तो 1929 होता है, जबकि 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन हुआ और वो 3 फरवरी 1928 को भारत आ गए थे। साइमन कमीशन के पहले आने का कारण यह था दोस्तों कि पार्टी को लगने लगा था, जो वहां उस वक्त सत्ता में थी, वो थी कंजर्वेटिव पार्टी। उसे सत्ता से अलग होने का या सत्ता से हाथ धोने का भय हो गया था, जिसके चलते उन्होंने भारत को कंट्रोल करने के लिए 2 साल पहले ही इस आयोग को भेज दिया। 1929 के चुनाव में जॉन क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरी पार्टी के उम्मीदवार थे। इसीलिए इस कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, जिसके चलते ये कमीशन पहले आ गया और इस कमीशन के जरिए हमारे राष्ट्र में सुधार की बात की गई जो लागू नहीं हुए। अब पढ़ते हैं अगला अधिनियम, 1935 का अधिनियम। ये सबसे बड़ा अधिनियम है और हमारे संविधान का सबसे बड़ा भाग इसी से लिया गया है। नेहरू जी द्वारा इसे दास्ता या गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया, जबकि जिन्ना साहब ने इसे सड़ा गला स्वीकार योग्य नहीं बताया। रिजर्व बैंक की स्थापना भी इसी अधिनियम के अंतर्गत हुई। आप सब जानते हैं 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और 1949 में इसे राष्ट्रीयकृत किया गया था। वर्मा भारत से अलग भी 1935 में ही हुआ और द्वैध शासन की समाप्ति भी 1935 में ही हुई। ये तो कुछ अधिनियम थे। अब कुछ मुख्य बातें जो भारत को आगे ले जाती हैं उन पर ध्यान देते हैं। 1940 में ब्रिटिश शासन को यह मानना ही पड़ा कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार देना ही पड़ेगा। 1942 में हम सब जानते हैं कि क्रिप्स मिशन भारत आया था। इसने अपने प्रस्ताव को जब रखा तो कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद 1944 में CR दास ने भी कुछ सुझाव दिए और 1945 में विविल प्लान भी बनाया गया, लेकिन ये सभी समितियां मामला नहीं सुलझा पाई। 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जिसने भावी भारत के लिए एक संविधान सभा के गठन की बात की गई तथा संविधान निर्माण के लिए एक अस्थायी सरकार का गठन भी किया गया। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ, तो आप आंसर देंगे 1946 के कैबिनेट मिशन के तहत। अब पढ़ते हैं 1947 का अधिनियम। इससे पहले हमें अंतरिम सरकार के बारे में भी कुछ जान लेना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में 11 सदस्यों को लेकर सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इसमें एक मुस्लिम लीग का सदस्य शामिल नहीं था एक भी, लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को पुनः अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए। पर उस वक्त ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी, ये लोग भी राष्ट्र के बंटवारे को नहीं रोक पाए। 1947 के अधिनियम जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारे राष्ट्र का बंटवारा हो गया और भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में यही तक।
अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे संविधान का निर्माण हुआ, संविधान निर्माण में कितना समय लगा और संविधान सभा में पहले कितने सदस्य थे, बंटवारे के बाद कितने सदस्य रहे और अंतिम बैठक तक कुल कितने सदस्य इस सभा में रह गए थे। इस सभी के लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना होगा।